let f from R to R be defined by fx equal to x square plus 1. Then pre-images of 17 and minus 3 are, हमें pre-image बतानी है 17 और minus 3 की. तो आपके पास ये था function from R to R and f of x is equal to x square plus 1, and you want to find the pre-image of 17 and minus 3 respectively. राइट, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें. तो सबसे पहली चीज़ प्री इमेज. देखो वैसे मैं समझा रही हूँ इसे. प्री इमेज का मतलब होता है जो आपका ऑन टू में यूज़ होता है. एक्चुअली इसमें इन्वर्स यूज़ हो रहा है. इन्वर्स इन द फॉर्म कि जो हमारा वैसे इस बार में कट गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि कहीं भी प्री इमेज आ जाए, क्योंकि ऑन टू में भी यूज़ होता है प्री इमेज. तो प्री इमेज में अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपको f इनवर्स ऑफ 17 निकालना है. देखो अगर इमेज निकालनी हो या वो कहेगा f ऑफ 17 निकालो, तब तो हम डायरेक्टली फंक्शन में x को 17 डाल देते हैं. लेकिन जब वो प्री इमेज बोले ना, तो प्री इमेज का मतलब है f इनवर्स ऑफ 17. तो हमें ये निकालना है. मान लो कि ये x के इक्वल है, तो इसका मतलब 17 किसके इक्वल आ गया? f इनवर्स. यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा? f ऑफ x. और दूसरे वे में अगर इन्वर्स हम यूज़ नहीं करते तो हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि प्री इमेज को हम y कोऑर्डिनेट कहते थे, और y और fx सेम होता है. तो हमें 17 का निकालना है, तो प्री इमेज 17 है ऑफ fx. इसका मतलब 17 इक्वल टू f ऑफ x. तो fx हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17. तो x स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया? 16. तो x यहाँ से क्या आ गया? प्लस माइनस 4. इसका मतलब एक वैल्यू 4 आ गई और एक माइनस 4 आ गई. राइट. तो एक आंसर तो आपके पास ये आ गया, फर्स्ट वन, एक कंडीशन से. अब उसने बोला प्री इमेज किसकी निकालनी है? -13 की. तो -3 को x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल कर दो. तो x स्क्वायर आपके पास -4 आ गया. अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब जो आपकी -3 की प्री इमेज है वो क्या आ जाएगी? 5, एम्प्टी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है. तो उसने आपसे यही पूछा था कि इनकी प्री इमेज बताओ. तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, -4 एंड 5. तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर. अब मैं पहले अगर 5 लिखती और बाद में 4 -4 लिखती तो गलत इसलिए होगा क्योंकि उसने यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड बोला है. अगर आप देखो तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन है जिसमें 5 और 4 -4 दिया हुआ है. तो हम कहेंगे आंसर तो ये भी है, बट अगर उसने रिस्पेक्टिवली कहा है तो इसका मतलब पहले आपको 17 का लिखना है और फिर आपको -3 का लिखना है. तो दैट आंसर इज करेक्ट. इज दैट क्लियर? 23rd एग्जाम्पल था ये यस आपके मैम. पास. क्लियर? मैम ये सिलेबस में नहीं है ना? इन्वर्स, देखो इन्वर्स नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर प्री इमेज है तो वो दे भी सकता है, क्योंकि अगर हम उसे इस वे में करें तो यहाँ इन्वर्स यूज़ नहीं हो रहा. तो उसके पास ये भी हो सकता है ना कि वो कहेगा प्री इमेज तो हमने ऑन टू में किया है, तो आप y इक्वल टू एफ एक्स से कर देना, इन्वर्स नहीं करोगे तो. जिसकी भी प्री इमेज निकालनी हो ना उसे एफ एक्स के इक्वल कर देना, तो वहाँ से x निकल आएगा. तो आप इस वे में कर लेना, ये इन्वर्स यूज़ मत करना, ताकि फिर वो ऑप्शन वही चलेगी. तो आना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है एग्जामिनर का कि वो कैसे क्वेश्चन सेट. यस मैम. 25th एग्जाम्पल आपके पास है जिसमें ए आपके पास एक सेट है 1 2 3, और हमें R बताना है बी द स्मॉलेस्ट इक्वलेंस रिलेशन ऑन ए. हमें ये बताना है कि इसमें इक्वलेंस रिलेशन जो R आएगा उसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स लें जिससे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ जाए. तीनों आए, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब उससे छोटा कुछ ना हो. उतने एलिमेंट्स हमें लेने हैं कि जिसमें हमारे तीनों सेटिस्फाई हो जाएं. तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में आपके पास क्या होता है? सेम एलिमेंट.
इसका मतलब सेम एलिमेंट का मतलब 1 1 2 2 और 3 3। तो ये तो रिफ्लेक्सिव में होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3। अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इक्वलेंस रिलेशन के लिए हमें सिमेट्रिक भी चाहिए और ट्रांजिटिव भी चाहिए। सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, राइट? तभी हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1 2 और 2 1 ले लें तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में हम देखते हैं अगर इन्हीं से काम चल जाए तो यही काम हो जाएगा, और नहीं चलेगा तो कोई और एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं ये ले लूँ 1 2 और 2 1, इसका मतलब ए बी और बी सी, तो ए सी होना चाहिए, मीन्स 1 1 होना चाहिए। तो देखो 1 2 2 1 ले लूँ तो 1 1 है इसमें, इसका मतलब ट्रांजिटिव का काम इन्हीं एलिमेंट से चल गया। तो देयरफॉर वी हैव टू से दैट दिस इज योर स्मॉलेस्ट इक्वलेंस रिलेशन, जो आपके पास ये आएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। सिर्फ इन 5 एलिमेंट से हम इस रिलेशन को इक्वलेंस रिलेशन शो कर सकते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से हमारे पास दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन आर, जो हमें फाइंड आउट करना था। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम बट इसमें ना आंसर अलग दिया हुआ है। आंसर में 1 1 2 2 और 3 3 दिया हुआ है। यस मैम, सिर्फ आगे के 3 दिए हुए हैं। वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए है बेटा। अगर रिफ्लेक्सिव आएगा तो आएगा, अदरवाइज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो हम अगर खुद सोचें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो हम सेम एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन ये सिमेट्रिक अगर मैं सिर्फ रिलेशन आर में 1 1 2 2 और 3 3 ले लूँ तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव तो है, सॉरी, सिमेट्रिक कैसे Yes, होगा? ma'am. 1 1 है तो 1 1 की तो सेम हो गया। और अगर चलो मैं सिमेट्रिक मान भी लूँ कि ए बी है और इनको इंटरचेंज कर दिया, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, तो ट्रांजिटिव कैसे होगा ए बी और बी सी? क्योंकि ये एलिमेंट तो सेम नहीं है। तो इसलिए हमें ये लेना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या तो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था, या इक्वलेंस रिलेशन है तो 2 एलिमेंट्स और उसमें ऐड होने चाहिए थे। ठीक है? सॉल्यूशन ही गलत है इसका मतलब। हाँ, इसमें क्वेश्चन में या तो रिफ्लेक्सिव कर लो इक्वलेंस की जगह, और या फिर आंसर को चेंज कर लो। ठीक है? ओके मैम, मैंने इसलिए पूछा था, शायद मेरा ये गलत था, हाँ। लेकिन अब ठीक है, आप बोल रहे हो तो। अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है। और उसके बाद आपके पास था एक 27th एग्जाम्पल। ये 27th एग्जाम्पल जो है ना, ये फॉर्मूला है, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए ऑन टू इटसेल्फ। अगर उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल का। नंबर ऑफ इंजेक्टिव, इसमें इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें। द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, उनको बेटा ध्यान से पढ़ो नोट्स को, उसमें बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा इस n फैक्टोरियल। ए टू ए का अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, ए टू बी का अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, इंजेक्टिव में, सरजेक्टिव में, बाइजेक्टिव में, उन सब के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला है आपके पास कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो दैट इज n फैक्टोरियल, दैट इज द आंसर। सिर्फ फॉर्मूला था आपके पास। मैम ये 1 मार्क में आ सकते हैं बोर्ड में? हाँ बिल्कुल 1 मार्क में आ सकता है बेटा, इसीलिए तो वो नोट्स मैंने इसीलिए तो बनाए हैं, क्योंकि उसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं और तुम्हारे 16 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, तो इसलिए उसको ध्यान से करो। ठीक है? अब देखो अगला 28th एग्जाम्पल आपके पास था। बाकी सब भी ध्यान से सुनते जाओ बेटा, क्योंकि आप लोग बाद में रिवाइज करोगे तो फिर उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट्स नहीं आएंगे। 28th एग्जाम्पल आपके पास था जिसमें था लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। z आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं एंड r बी द रिलेशन डिफाइंड इन z। ये दिया हुआ है सच दैट a r b if a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3। अब ये तो इक्वलेंस रिलेशन तो हमने किया हुआ है, राइट?
लेकिन उसने आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा, देन आर पार्टीशंस द सेट Z into dash pairwise disjoint subsets. ये तो अब देखो आपके पास उसने क्या कहा कि Z इंटीजर है, R कोई भी रिलेशन है डिफाइंड इन इंटीजर्स Z, A R B if A minus B is divisible by 3, then R partitions the set Z into dash pairwise disjoint sets कि कितने pairwise disjoint sets बन सकते हैं. तो आप इसमें आपको ना यहाँ से hints मिलेगा, divisible by 3 है ना, तो इसका मतलब A माइनस बी को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपके पास जो नंबर होगा उतने यहाँ पर पेयरवाइज डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे. अगर यहाँ 5 होगा तो 5, अगर यहाँ 3 है तो 3, तो A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 3. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 3 नहीं आ सकता, या 1 आएगा या 2 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता. तो एक 1 एक 2 और मे बी कि अगर 0 आए तो ऑल 3. तो यहाँ पर जो नंबर है 3, दैट इज़ द पेयरवाइज डिसजॉइंट सबसेट्स. तो आंसर इज 3 पेयरवाइज डिसजॉइंट सबसेट्स. दैट इज़ योर एग्जाम्पल 28. फिलअप था ये शायद, राइट? और ऐसे ही जो Yes, ma'am. हाँ, जो 31 है ये भी ट्रू फॉल्स था शायद ये. तो ये आपके पास है कि अगर ये कोई फाइनाइट सेट है देन ईच इंजेक्टिव मीन्स 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम ए इनटू इटसेल्फ इज़ नॉट सर्जेक्टिव. देखो सिंपल सी बात है एग्जाम्पल 31 में कि उसने क्या बोला, फ्रॉम ए टू ए हमारे पास कोई भी एक इंजेक्टिव फंक्शन है, ये 1-to-1 है, ठीक है, बट ये सर्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि एक का एक से रिलेशन बन रहा है. वो ठीक है कि वो इंजेक्टिव है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, कुछ बच जाए. और नहीं, दूसरी चीज़ आपके पास देखो, मैं एग्जांपल लेती हूँ. जैसे ए सेट है आपके पास, मान लो 1 2 3. अब फ्रॉम ए टू ए बताना है, ए टू ए, तो इसमें अगर 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होगा. इसने कहा ये 1-to-1 है. 1-to-1 है का मतलब कि हर एलिमेंट का किसी ना किसी एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन है. तो ये फंक्शन हमेशा 1-to-1 है, तो ये ऑन टू भी होगा हमेशा. क्यों? क्योंकि ऑन टू में क्या होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. तो रेंज आपके पास क्या है 1 2 3 और कोडोमेन क्या है सेकेंड सेट. तो ये तो हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन उसने आपको कहा कि ये सर्जेक्टिव नहीं है. तो दैट कंडीशन इज फॉल्स, कि जो फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में इंजेक्टिव है वो सर्जेक्टिव ज़रूर होगा. 1-1 और ऑन टू दोनों होंगे. फ्रॉम ए टू ए है, अगर ए टू बी होता तो फिर हम सोचते. तो दिस कंडीशन इज फॉल्स. एग्जाम्पल 31. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. अब इसके बाद आपके पास उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे कुछ. उसमें आपका एक तो था फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1. आपके पास था एक आर रिलेशन है जिसमें ए बी सी और ए बी गिवन है. हमें बताना क्या था उसमें, स्टेटमेंट में हमें क्या बताना था. फर्स्ट क्वेश्चन, Then write minimum number of order हाँ pair to yes. add it in R to make R reflexive and transitive. हाँ, अब देखो आपके पास बाकी सबके लिए भी स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ. बाकी वैसे डाउट सेक्शन अगर आप खोलोगे तो डाउट सेक्शन में आपको दिख जाएगा. लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए एज फॉलोज. आर में ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड देन ही सेड राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स to be added in R to make R reflexive and transitive. Means हमें क्या करना है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करने हैं so that it must be reflexive and transitive हो जाए. तो सबसे पहली चीज़ आपके पास सेट A में ए बी सी दिया हुआ है. अब हमें इसे क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव.
अब टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब सेम सेम एलिमेंट्स होते हैं, ए बी बी और सी सी। तो ए तो है ऑलरेडी, तो इसे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें बी बी और सी सी ऐड होना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब हमारे पास दीज एलिमेंट्स शुड बी एडेड। तो रिफ्लेक्सिव तो ये तब बनेगा जब हम इसमें दो एलिमेंट्स और ऐड करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें दो एलिमेंट्स मिल गए। दूसरा हमें बताना था टू मेक इट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या ऐड करें, कम से कम एलिमेंट कि ये ट्रांजिटिव हो जाए, राइट? उसके लिए अगर हम देखें तो ये देखो, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, देखो ए बी बी सी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या इसमें और एलिमेंट डालें कि ये ट्रांजिटिव हो जाए? ए सी, ए बी और बी सी तो ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब अगर ए सी भी आर से बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर एक तो ये दो एलिमेंट्स ऐड करने थे और एक ये ए सी ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन आर में ए बी सी, ए बी बी, सी सी और ए सी, दिस। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे जिससे रिलेशन में हमारे पास ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हमने ये तीन एलिमेंट्स और ऐड करे, ठीक है? तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स उसने पूछा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड बी, कौन कौन से हो जाएंगे? बी बी, सी सी और ए सी। तो दैट इज योर आंसर। क्लियर? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। उसके बाद आपका, मैम जैसे हाँ बोलो। सिचुएशन हो कि हमारे पास सब लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ए बी बी और सी सी गिवन ना हो, तो उस केस में भी हम मानेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी नहीं, एलिमेंट ना हो। ना ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ हमें रिफ्लेक्सिव बताना हो ना, वहाँ तो हमारे पास अगर एक भी एलिमेंट होगा तो हम उसे कह देंगे कि ए बिलोंग कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जब हमें रिफ्लेक्सिव बताना हो, जैसे इस तरह की कंडीशन आ गई, उसमें हम कहते हैं सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। वैसे तो रूल कहता है कि सारे एलिमेंट्स होंगे तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सिर्फ दो एलिमेंट्स दिए होते हैं, तीसरा नहीं दिया होता, तो भी हम कह देते हैं रिफ्लेक्सिव है। तो इस चैप्टर में एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में उसने आपको कहा है शो दैट या प्रूव दैट, तो वहाँ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। वहाँ आपको अपना माइंड नहीं यूज़ करना। सिंपल सा लॉजिक है कि ये माइंड में लेके चलना। जहाँ शो दैट और प्रूव दैट आएगा, वहाँ जो उसने क्वेश्चन में कहा है आपने उसी को प्रूव करना है। लेकिन अगर वो चेक दैट कहता है तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवा के दिखानी पड़ती हैं, चाहे वो आप एग्जाम्पल लेकर दिखाओ या कैसे भी दिखाओ। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए दैट्स बेटर कि जैसा आपके पास क्वेश्चन में कहा हो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अगर शो दैट या प्रूव दैट लिखा है तो आप वही यूज़ करोगे, और अगर चेक लिखा है तो आप उसमें एग्जाम्पल देकर उसे बताओगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या था? एक रिलेशन दिया हुआ था एक्स वाई सच दैट एक्स इज अ पर्सन एंड वाई इज मदर ऑफ एक्स। ये दिया हुआ है आपके पास, और उसने कहा कि ये 1-1 या ऑन टू होगा या नहीं होगा, ये बताना है। इज इट इंजेक्टिव और सरजेक्टिव? तो इस केस में सबसे पहले हमारे पास देखें तो क्या ये इंजेक्टिव है या नहीं है। देखो, अब वो x क्या कह रहा है? एक पर्सन है, और y जो है इज अ मदर ऑफ x,
राइट तो x एक पर्सन है, तो इस x का दूसरे के साथ तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आपके पास ये है x, मान लो, अब इसकी इमेज y के साथ भी बन सकती है, इसकी इमेज फादर के साथ किसी और के साथ भी बन सकती है। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि ये x तो सेम हो गया, लेकिन ये आपके पास 1 to 1 नहीं होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आपके पास सेम आ रहा है, पहली चीज़। और दूसरा, x का y के साथ रिलेशन है, x का किसी और के साथ भी रिलेशन होगा, x का किसी और के साथ भी रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो नहीं है, दैट इज़ नॉट 1 to 1, बट इट इज़ ऑन टू। ऑन टू है, सर्जेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि x है लेकिन y कैन बी सेम। आपके पास क्या होता है कि x और fx हम लेते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर x का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है तो वो 1 to 1 है, तो x का एक एलिमेंट के साथ तो रिलेशन नहीं था, तो ये 1 to 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर, कि मान लो मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आपके पास 3 आ गया, फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर मान लो 4 आ गया, फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर 3 आ गया, तो मे बी पॉसिबल कि आंसर तो डिफरेंट क्वेश्चंस का सेम आ सकता है। तो y कोऑर्डिनेट सेम हो सकता है पर x कोऑर्डिनेट कांट बी सेम। तो इसमें डायरेक्टली आपको लिखना है कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर नॉट डिस्टिंक्ट, डिफरेंट नहीं होते, देयरफॉर इट इज नॉट 1 to 1 बट इट इज ऑन टू। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ जो आंसर में लिखनी है आपको। इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f, अंडर f का मतलब फंक्शन, आर not different, not distinct, therefore it is not 1 to 1, not injective, but it is surjective, it is onto। सिर्फ ये लाइन आपको लिखनी है इसमें फर्स्ट पार्ट में, जिसमें x इज अ पर्सन एंड y इज मदर ऑफ x आपके पास था। सेकेंड पार्ट सेम है, जिसमें उसने कहा A इज अ पर्सन। अब देखो अगले में उसने क्या कहा, सेकेंड पार्ट में 8th के ही, जिसमें उसने कहा कि A बी सच दैट A इज अ पर्सन, कि A तो एक पर्सन है एंड B इज एन एंसेस्टर ऑफ A। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? What is the meaning of मैम ancestor? पूर्वज। पूर्वज means elder, कि B is the elder one of A, B बड़ा है A से, राइट? अब क्या ये आपके पास, सबसे पहले हम ये देखेंगे फिर से वही चीज़ कि A is a person, A एक पर्सन है और B उससे एल्डर है। अब एल्डर तो और भी बहुत हो सकते हैं, B औरों से भी एल्डर हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही रिपीट हो जाएगा इसमें। देखो उसने सिर्फ ये कहा कि A इज़ अ पर्सन, A एक पर्सन है, उसने कोई रिलेशन नहीं बोला, उसने बोला कोई भी एक इंसान है एंड B इज़ द एल्डर वन ऑफ A। अब एल्डर है, एल्डर में तो भाई भी हो सकता है, बाबा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ कि ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन कब होता है? व्हेन x कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड। तो therefore we have to say that this is not a function। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसका रीज़न लिखते हैं ना, that every element of A क्या होता है? डोमेन होता है ना x कोऑर्डिनेट ऑफ डोमेन doesn't have a unique image, therefore it is not a function। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इसे 1 1 और ऑन टू क्या शो करेंगे, राइट? तो वो बाइजेक्टिव ही नहीं होगा, ना वो इंजेक्टिव होगा, ना वो सर्जेक्टिव होगा। तो दैट इज योर मैम क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शंस। हाँ, कि फंक्शन ही नहीं है ना, रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा ना फंक्शन को, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट होगा। हमने कहा था ना कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन कब नहीं होता? जब एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट करता है। तो इसमें ए पर्सन है तो वो रिपीट करेगा ही करेगा डोमेन, तो डोमेन रिपीट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा तो फिर वो 1 1 ऑन टू कैसे होगा? तो वही मीनिंग है इसका।
मैम यहाँ ना इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जो शायद मैं फोटो भेजना भूल गई हूँ बोलो। कि फंक्शन जो है वो r से r जा रहा है डिफाइंड बाय एफ एक्स और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ओके। क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 राइट लिखना है हमें f और ब्रैकेट में एफ एक्स है। एफ ऑफ एफ एक्स यस मैम। ये नहीं है आपके सिलेबस में, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये एफ ओ एफ बन जाता है बेटा, ये कंपोजिट फंक्शन है, थर्ड एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, ये आपको मैम मैं यही पूछ रही थी एक्सरसाइज का नहीं है ना? नहीं नहीं ये नहीं है, इस बार कटा हुआ है, ये कंपोजिट फंक्शन है, थर्ड एक्सरसाइज में आता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब एक 10th क्वेश्चन आपका था, और 10th क्वेश्चन में क्या था, एक मिनट में देख लूँ। 10th क्वेश्चन आपके पास था, let C be the set of complex numbers, prove that the mapping f from C to R given by fz equal to mod z is neither 1 1 nor onto। हमें ये बताना है कि f फ्रॉम C टू R, C है कॉम्प्लेक्स नंबर, R है रियल, और f ऑफ z आपके पास दिया हुआ है mod ऑफ z। वी वॉन्ट टू शो दैट दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था कि अगर हम z को एक बार 1 और एक बार -1 ले लें, तो देखो अगर मैं एक बार 1 लेती हूँ तो मॉड ऑफ 1 आता है 1, और अगर मैं -1 लेती हूँ तो मॉड ऑफ -1 भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शंस तो इक्वल हैं बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 to 1, तो ये 1 to 1 तो नहीं है। और ऑन टू के लिए मॉडुलस में हमने कहा था कि वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन फॉर्म ऑफ y, x की वैल्यू, उसमें एफ एक्स इक्वल टू मॉड x था, इसमें एफ जेड इक्वल टू z है, तो can't find the value of z in form of y, therefore it is not onto, or we can say that there is no pre-image of any नेगेटिव एलिमेंट ऑफ z r, क्योंकि मॉड है तो नेगेटिव इमेज तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि मॉड है हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये तो हमने एनसीईआरटी में भी किया था, दैट कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ z, इसमें मैम ये जब भी पॉसिबल होगा ना जब ये नेचुरल नंबर से होगा। नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर में भी हाँ, क्योंकि उसमें माइनस हम लेंगे ही नहीं, यस, ओनली देन इट इज पॉसिबल। मैम अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो इरेशनल हो तो फिर हम उसमें नहीं लेंगे अभी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें मॉडुलस किसी में कभी भी नहीं नहीं आएगा। होगा, नो नेवर, ठीक है। तो ये फंक्शन ना 1 1 है और ना ये ऑन टू है, क्लियर। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन आपका था 14th, उसमें आपके पास क्या था, फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड f ऑफ x इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस x, आपको रेंज बतानी है इसकी, है ना। तो रेंज होता है y कोऑर्डिनेट, तो एफ एक्स को हम y कहते हैं, तो यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, मीन्स तो cos x आपके पास क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1/y, इसका मतलब 2 माइनस 1/y, ये आ गया। अब हमें y की कंडीशन निकालनी है, और y ये किसके इक्वल है, cos x के, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट cos x लाइज फ्रॉम -1 to 1, हमें पता है कि cos x -1 से 1 में लाई करता है, और cos x किसके इक्वल है, 2 माइनस 1/y के। अब हमें यहाँ से y की कंडीशन निकालनी है, उसके लिए पहले हमें 2 हटाना पड़ेगा, तो -2 कर दो दोनों तरफ, ये आ जाएगा, राइट। अब जब मैं माइनस हटाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, राइट, 3 1/y 1, और वी कैन राइट इट एज 1 दिस 3, मुझे y चाहिए तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो फिर से इंटरचेंज हो जाएंगी टर्म्स, तो y की कंडीशन आ गई, कहाँ से कहाँ तक, 1/3 से 1 तक, तो रेंज आपके पास क्या आ गई, 1/3 to 1।
तो इस तरह से हम रेंज निकालते हैं। अगर कभी ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस टैन कुछ भी आ जाए तो हमने सबसे पहले रेंज होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मीन्स एफ एक्स, तो y इक्वल टू दिस किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos x निकाल दिया। अब cos x -1 से 1 होता है, लाई करता है हमेशा, और cos x 2 -1 बाय y के इक्वल है, तो यहाँ से -1/y किया, मीन्स 2 हमने हर तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर माइनस हटाना था तो साइन इंटरचेंज होता है इनइक्वालिटीज़ में, 11th क्लास में हमने किया था, दैट साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। तो ये हुआ। इसको दोबारा सीधा लिखने के लिए, 1 पहले लिखने के लिए ये साइन ऐसे हो गए वापस। हमें y चाहिए था, रेसिप्रोकल किया तो फिर ये 1/3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। तो y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1/3 से 1 तक। तो y की कंडीशन को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज आपके पास आ गई 1/3 to 1। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर?